नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक यानी एहतियाती सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि की और इसी के साथ इजरायली सेना ने पूरे देश में अपने नागरिकों के लिए प्रोएक्टिव अलर्ट जारी कर दिया है। सायरन बजाए गए ताकि संभावित ईरानी मिसाइल हमलों से पहले लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। इजराइल को हमले में अमेरिका का भी साथ मिला हुआ है, यानी यह संयुक्त हमला है। और इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला किया और ईरान के दो मुल्कों से ईरान को भी समर्थन मिला है। वहीं दूसरी ओर ईरान की राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाकों की खबर है। स्थानीय मीडिया की माने तो चश्मदीदों के अनुसार राजधानी के मध्य हिस्से में कई विस्फोट हुए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव मिसाइल हमला करने पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट हवा में होता और ऐसा हमला होता तो कौन जिम्मेदार होता। प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें यह बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। अगर उन्होंने ऐसा किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत अपना दौरा खत्म करके देश लौट आना चाहिए था। अगर इजराइल ने हमें यह नहीं बताया कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो इजराइल ने हमें धोखा दिया है। ओवैसी ने एक जनसभा में एसआईआर को लेकर चेताया। ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर कर दिए जाओगे। ओवैसी ने एसआईआर को एनआरसी से जोड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर पूछे गए सवालों और टिप्पणियों की विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। एसआईआर में भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक बड़ा काम है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने चेताया है मुस्लिम समाज को। यह एक बड़ा काम है जिसका उद्देश्य है पुरानी सूचियों की समीक्षा करना और नामों को हटाना या जोड़ना। यह प्रक्रिया 2003 के रिकॉर्ड को आधार बनाकर की जा रही है, जिसमें मतदाता अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा कराते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस प्रक्रिया को लेकर कई तीखे सवाल और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि एसआईआर केवल एक सामान्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके जरिए मुस्लिम समेत कुछ समुदायों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एसआईआर बैकडोर एनआरसी की तरह काम कर रही है, यानी यह गैर नागरिकों की पहचान और नाम हटाने के नाम पर नागरिकों के मताधिकार को समाप्त करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया धर्म के आधार पर लोगों को अलग कर सकती है। इससे अल्पसंख्यक समुदायों को मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि निर्वाचन आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से यह अधिकार गृह मंत्रालय और संबंधित कानूनों के अंतर्गत आता है, न कि निर्वाचन आयोग के पास। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में यह भी तर्क दिया कि जिन लोगों के नाम 2025 की सूची में शामिल थे उन्हें बिना दस्तावेज मांगे फायदा देना चाहिए था। यह बात हाउस में, संसद में, लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं। लेकिन एसआईआर के तहत उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए मजबूर करना यह गलत है, यह बात भी उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान या मुस्लिम को जिस तरीके से टारगेट करके की जा रही है, यह संविधान या सुप्रीम कोर्ट के न्यायों के भी विरुद्ध है। इसके अलावा उन्होंने ध्यान दिलाया कि जब 3.66 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए तो सरकार ने इसी बीच नए विदेशी और अप्रवासियों से जुड़े कानूनों में भी बदलाव किया, जो उन्होंने और संदिग्ध बताया। और हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के हैदराबाद में सार्वजनिक रूप से लोगों से एसआईआर के लिए सक्रिय रूप से तैयारी करने के लिए कहा और कहा कि बीजेपी एसआईआर का उपयोग लोगों के नाम हटाने और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए करना चाहती है। उन्होंने मतदाताओं को सुस्त न रहने और प्रक्रिया के लिए दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी कि मुसलमान सुस्ती से घर में बैठे ना रहें,
बल्कि अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेजों को तैयार करें ताकि किसी भी अनुचित कटौती से बचा जा सके। असदुद्दीन ओवैसी की इन टिप्पणियों का व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है। विरोधी दल और नागरिक अधिकार समूहों ने भी एसआईआर को चुनाव से पहले एक विवादित कदम बताया, जिन पर अदालतों और संसद में बहस और आलोचना लगातार हुई। एसआईआर विरोधी आरोपों के कारण यह मुद्दा भारतीय राजनीति में संवेदनशील बन चुका है और असदुद्दीन ओवैसी इसके एक प्रखर मुखर आलोचकों में से एक हैं, जो लगातार यह बात कह रहे हैं कि एसआईआर किसी भी तरीके से उचित नहीं है और जिस तरीके की इसमें घपलेबाजी सामने आ रही है, जबरन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। देश के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नाम पूछकर हिंसा करने के मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में हुंकार भरते हुए कहा कि यह नाम पूछकर मारना और डराना बंद करो, हम डरने वाले नहीं हैं। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश में हालिया घटनाओं का जिक्र किया। एक सार्वजनिक सभा में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा और कथित उत्पीड़न के मामलों को उठाते हुए कहा कि नाम पूछकर मारना और डर का माहौल बनाना एक खतरनाक संकेत है। उन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों से जवाब मांगा। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कई राज्यों में सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। ओवैसी ने दावा किया कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में मोहम्मद फिरोज नामक व्यक्ति को कथित तौर पर नाम पूछने के बाद पीटा गया और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। मेरठ में कपड़ा बेचने वाले वासिद नाम के व्यक्ति के साथ भी मारपीट और लूट की बात कही। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा क्षेत्र में 19 और 20 फरवरी को मस्जिद के सामने झड़प, तोड़फोड़ और ठेलों को पलटने की घटनाओं का भी उल्लेख है। हालांकि इन मामलों में स्थानीय पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जांच और कानूनी कार्रवाई की बात कही। कुछ मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि यह घटनाएं हो क्यों रही हैं और यह घटनाएं रुक क्यों नहीं रही। लोगों का नाम देखकर, नाम पूछकर, उनके कपड़े देखकर, उनका हुलिया देखकर आखिर उन्हें क्यों मारा पीटा जा रहा है, जबकि कुछ घटनाओं की पुष्टि और कारणों को लेकर जांच जारी है अभी भी। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में विवाह कानून में किए गए हालिया संशोधन पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि शादी के लिए माता पिता की मंजूरी को अनिवार्य बनाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों के भी खिलाफ है। गुजरात सरकार का पक्ष है कि यह कदम जबरन या धोखे से होने वाली शादियों को रोकने और सामाजिक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस अमेंडमेंट पर भी सवाल उठाए और सभा में उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर ट्रेनों में नमाज पढ़ने को लेकर विवादों और कथित दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डराने की कोशिशों से समुदाय पीछे नहीं हटेगा और कानून का पालन सभी के लिए एक समान होना चाहिए। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा के दौरान कहीं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो डराने की कोशिश हो रही है, मुसलमान डरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज्यादा निंदनीय गिरा हुआ काम कोई नहीं कर सकता। बीजेपी किसी भी हद तक साजिश कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शंकराचार्य को फंसाने के लिए डिप्टी सीएम साजिश कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी बताकर सरकार छीन ली गई। अब कोर्ट ने साफ तौर से बरी कर दिया है, यह डेथ ऑफ एक्सट्रीम है, नैतिकता का मृत्युदंड है। बीजेपी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ की हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी की है, लेकिन आलम यह है कि चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट के बीच योगी सरकार के मंत्री और हस्तिनापुर सीट से विधायक दिनेश खटीक ने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। वो सीट बदलना चाहते हैं। ऐसा क्या है हस्तिनापुर सीट में, समझिए इस सीट का पूरा गणित।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या यूं कहिए कि दलित राजनीति में, चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से उभरे हैं उस तरह से कोई उभरता नहीं। चंद्रशेखर आजाद जो पिछले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि एक छोटी मोटी वोट कटवा पार्टी जो कुछ 100 वोट हासिल करेगी और उसके बाद गायब हो जाएगी। 2024 में जब नगीना से वो सांसद बनते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। और अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर तमाम जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है वो चंद्रशेखर आजाद के एक अलग ही व्यक्तित्व, एक अलग ही ताकत और एक अलग ही स्वरूप का परिचय करा रही है। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और खुद हस्तिनापुर से लड़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने हस्तिनापुर सीट को ही क्यों चुना। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के उभरते हुए चेहरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की फिराक में भी हैं। और ऐसे में चंद्रशेखर अपनी जन्मभूमि सहारनपुर और कर्मभूमि नगीना की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के बजाय महाभारत काल में कुरुवंश की राजधानी रही हस्तिनापुर से ताल ठोंकने की तैयारी में है। मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और यह सीट लकी सीट मानी जाती है। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि जो यहां से जीता सरकार उसी की है। कहा जाता है कि हस्तिनापुर से जो भी पार्टी जीतती, जिस भी पार्टी का विधायक जीतता है, उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और यह दशकों पुराना इतिहास है। हस्तिनापुर को लकी सीट मानते हुए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग में हैं, जिसके लिए सियासी कसरत भी उन्होंने शुरू कर दी है उनकी पार्टी ने। सवाल उठ रहा है कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने गृह जनपद सहारनपुर और अपनी कर्मभूमि बिजनौर जिले के किसी भी विधानसभा सीट से लड़ने की बजाय हस्तिनापुर विधानसभा सीट को क्यों चुन रहे हैं, और इस सीट का समीकरण क्या है जिसके लिहाज से उन्हें अपने लिए काफी मुरीद ये सीट लग रही है। योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक मेरठ की हस्तिनापुर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक हैं और अब तीसरी बार हस्तिनापुर सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और इस बात का ऐलान उन्होंने खुद ही एक कार्यक्रम के दौरान किया। दिनेश खटीक ने कहा था कि हस्तिनापुर शापित भूमि है, कोई भी दूसरी बार विधायक नहीं बना। पुराण और विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनके अंतर्मन ने यह तय किया है कि वो इस भूमि से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिनेश खटीक आरएसएस और संगठन से बढ़े और बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा बने जिसमें पश्चिमी यूपी में दलित नेतृत्व को उभार कर सामाजिक संतुलन को साधा गया। 2017 में उनकी जीत केवल एक सीट नहीं थी, बल्कि वो बीजेपी के प्रयोग की सफलता थी। और यही नहीं, 2022 में दूसरी बार जीत दर्ज कर उन्होंने इतिहास रचा, लेकिन तीसरी बार वो चुनाव इस सीट से नहीं लड़ना चाहते। और इसकी वजह यह कि हस्तिनापुर सीट का वोट बैंक समीकरण के कांटे उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। हस्तिनापुर को देखें तो समाजवादी पार्टी अपनी गुर्जर लॉबी को मजबूत करने में पसीना बहा चुकी है। हस्तिनापुर सीट पर गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाता की हार जीत तय करने वाले लोग हैं। ये बीजेपी दलित और गुर्जर समीकरण के सहारे लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन 2027 में गुर्जर समीकरण बीजेपी का खेल बिगाड़ता हुआ दिखाई देता है। सपा 2002 और 2012 में दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे हस्तिनापुर सीट जीत चुकी है, तो बीएसपी 2007 में मुस्लिम और दलित केमिस्ट्री के दम पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। गुर्जर का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हो रहा है, जिसके चलते दिनेश खटीक विधानसभा चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद अपनी सियासी संभावना तलाश रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट की तरह दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर सीट पर जीत का परचम लहराना चाहते हैं। हस्तिनापुर सीट पर जाटव मतदाता बड़ी संख्या में हैं और जिस समाज से चंद्रशेखर आते हैं, दलित मुस्लिम वोट बैंक पर इन दिनों काम कर रहे हैं चंद्रशेखर, जिसके लिए हस्तिनापुर सीट उन्हें काफी मुफीद लग रही है।
मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र में उनके समर्थकों द्वारा प्रचार प्रसार की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। गांव गांव में चंद्रशेखर आजाद के समर्थक बैठकों, नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क अभियानों के जरिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरण की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को, जो दलित राजनीति, बहुजन राजनीति को समझते हैं और पश्चिमी राजनीति को समझते हैं उत्तर प्रदेश की, चंद्रशेखर आजाद के हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ने से परंपरागत वोट बैंक में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे मुकाबला रोचक होने की संभावना है। युवाओं और अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ को देखते हुए भीम आर्मी ने उनके लिए यह सीट चिन्हित की है। यह दावा भी किया जा रहा है कि इस सीट पर जिस पार्टी का विधायक बनता है, आमतौर पर उसी पार्टी की सूबे में सरकार बनती है, और यह दशकों पुराना चलन है, इतिहास है। हस्तिनापुर सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की चल रही चर्चाओं के सवाल पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि पार्टी मेरे सहित जिस कार्यकर्ता के लिए जो भी जिम्मेदारी तय करेगी, वो उसके लिए सर्वोपरि होगा। पार्टी प्रदेश की जिस सीट पर मुझे लड़ने के लिए कहेगी, तो उसका पूरा सम्मान होगा। और ऐसी ही बात नगीना लोकसभा सीट को लेकर भी लोग किया करते थे, और आखिर में 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े, जीतकर संसद पहुंचे। अब चंद्रशेखर की नजर हस्तिनापुर सीट पर है। हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर करीब 3,25,000 मतदाता हैं। 60,000 से 70,000 के करीब दलित मतदाता हैं, जिनमें जाटव की संख्या ज्यादा है। हस्तिनापुर में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं, और इसके अलावा यहां गुर्जर 60,000 हैं, जाट 20,000 और कुछ पंजाबी मतदाता भी हैं। इसके अलावा सैनी वोटर भी ठीक ठाक हैं। दलित मुस्लिम समीकरण यहां काफी सफल रहा है, और लगभग 1 लाख मुस्लिम और 60 से 70,000 दलित मतदाता अगर ये जुड़ जाएं तो समझ लीजिए सीट पार है। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद यह रिजर्व सीट है, और इसके चलते यहां मुस्लिम मतदाता अपने चहेते उम्मीदवार को ही जिताना चाह रहे हैं, जिसे देखते हुए चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर सीट से अपनी किस्मत आजमाने की फिराक में हैं, और दलित मुस्लिम समीकरण काफी सफल भी रहा। लगभग 1 लाख मुस्लिम, 60-70,000 दलित मतदाता, यह गठजोड़ समझ लीजिए कि इस सीट पर अगर एक पक्ष जाता है तो इस सीट को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और यही वजह है, ये सारे समीकरण देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने हस्तिनापुर सीट को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चुना है। मौलाना अरशद मदनी से लेकर मौलाना सज्जाद नुमानी के साथ भी उनके रिश्ते जाहिर हैं चंद्रशेखर के। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके गठबंधन की भी चर्चा है, और इन्हीं सारे समीकरणों को देखते हुए चंद्रशेखर ने हस्तिनापुर सीट पर अपनी तैयारी शुरू की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हस्तिनापुर से जीतने के बाद चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सी नई इबारत लिखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि होली से पहले उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने वाले हर परिवार को सरकार की ओर से फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम योगी ने इस तोहफे का ऐलान केवल होली के लिए नहीं, बल्कि दीपावली के लिए भी किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उज्ज्वला परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के वितरण कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से व्यवस्था की है। इस साल 9 सिलेंडर सब्सिडी रेट पर दिए जाएंगे, यानी जो भी सिलेंडर खरीद रहा है उसका कनेक्शन फ्री है। और इसके बाद जब आप नया सिलेंडर लेने जाते हैं तो प्रति रिफिल 335 रुपए 40 पैसे आपके खाते में वापस कर दिए जाते हैं, और इससे दुरुपयोग भी रुकता है और आपके खर्च का बड़ा हिस्सा आपको वापस भी मिलता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने के बाद बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि लगातार विपक्षी दलों पर राजनीतिक प्रतिशोध में जबरन गलत मुकदमे किए जा रहे हैं। संस्थानों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। जो तथाकथित शराब घोटाला था, उसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, और हम चाहेंगे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाएं ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए। द रिपोर्टर हिंदी के इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।